तो नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का। तो दोस्तों, आज हम पढ़ेंगे ब्लड वैस्कुलर सिस्टम और सर्कुलेटरी सिस्टम के बारे में। तो आइए हम इसे पूरा डिटेल से पढ़ते हैं। देखिए, एनिमल्स में ब्लड वैस्कुलर सिस्टम जो है उसे 4 भागों से मिलकर बनता है, जैसे कि हार्ट, आर्टरीज, वेन्स और ब्लड। देखिए, हार्ट जो है वो ब्लड को पंप करने का काम करता है। हार्ट का सिर्फ यही एक काम है। देखिए, हार्ट को पंप करने के लिए क्या चाहिए होती है? ताकत चाहिए होती है। तो वो ताकत जो है वो कहाँ से आती है? वो ताकत जो है उसे कोरोनरी आर्टरी देती है। देखिए, कोरोनरी आर्टरी जो है वो हार्ट को ब्लड सप्लाई करती है। पंपिंग के लिए सप्लाई नहीं करती, ताकत देने के लिए सप्लाई करती है। नेक्स्ट आती है हमारी आर्टरीज। देखिए, आर्टरीज जो हैं वो ब्लड को हार्ट से लेकर के पूरे शरीर तक जाती हैं। ठीक है। नेक्स्ट हमारी आती है वेंस। देखिए, वेंस जो है वो ब्लड को बॉडी से लेकर हार्ट तक लाती हैं। तो समझ गए, आर्टरीज जो है वो ब्लड को हार्ट से बॉडी तक लेकर जाती है, पर जो वेंस है वो बॉडी से ब्लड लेकर हार्ट तक आती हैं। अब नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं हार्ट की डायग्राम के बारे में। ठीक है। देखिए, हार्ट की जो दीवार है उसके 3 स्तर होते हैं। पहला जो स्तर है वो आता है एपिकार्डियम। ये सबसे बाहर वाली सतह होती है हार्ट की। दूसरी जो आती है वो आती है मायोकार्डियम। ये जो है मिडल वाली सतह होती है। तीसरी आती है एंडोकार्डियम। ये सबसे अंदर वाली सतह होती है। देखिए, जैसा कि आप डायग्राम में देख पा रहे हैं, ये डायग्राम रियल हार्ट की डायग्राम नहीं है। मैंने आपको समझाने के लिए सिंपल डायग्राम का यूज़ किया है, जैसा कि आप इस डायग्राम में देख रहे हैं। देखिए, इस डायग्राम में जो है बॉडी से जो है वो ब्लड कहाँ पे जा रहा है? राइट ओरिकल में। ठीक है। और ये कौन सा बॉडी से ब्लड आ रहा है? डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। किसकी सहायता से ये जो है ब्लड राइट ओरिकल में जा रहा है? सुपीरियर वेना कैवा के थ्रू जो है ये ब्लड राइट ओरिकल में पहुंच रहा है। कौन सा ब्लड? डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, यानी कि जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड है, ऑक्सीजन जो है वो अब नहीं है। तो राइट ओरिकल से जो है वो ब्लड जो है वो राइट वेंट्रिकल में, यानी कि राइट वेंट्रिकल में जो है ब्लड आ जाता है। किसकी मदद से? कौन सा वाल्व प्रेजेंट होता है बीच में? ट्राइकस्पिड वाल्व। ठीक है। कौन सा वाल्व? ट्राइकस्पिड वाल्व। तो देखिए, जब राइट वेंट्रिकल में ब्लड आता है तो जो हार्ट है उसे पंप करके जो है वो लंग्स तक लेकर जाता है। तो कौन सी आर्टरी जो है वो कौन सी आर्टरी जो है वो लंग्स तक ब्लड लेकर के जाती है? पल्मोनरी आर्टरी। कौन सा ब्लड? डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। तो ब्लड जो है वो लंग्स तक पहुंच गया। अब लंग्स का तो एक ही काम है। लंग्स का जो काम है वो कार्बन डाइऑक्साइड को जो है बाहर निकालना शरीर से, और ऑक्सीजन को जो है वो ब्लड में एंटर करवाना। ठीक है। तो जो हमारा डीऑक्सीजनेटेड ब्लड था वो अब ऑक्सीजनेटेड ब्लड हो गया है। तो लंग से जो है ये लेफ्ट ओरिकल में, यानी कि हार्ट में जो है वो लेफ्ट ओरिकल के चैम्बर में जो है ये ब्लड आ जाता है। किसके माध्यम से? पल्मोनरी वेन के थ्रू ऑक्सीजनेटेड ब्लड। अब लेफ्ट ओरिकल से जो है वो लेफ्ट वेंट्रिकल में चला जाता है। किसकी वाल्व से? बाइकस्पिड वाल्व के थ्रू। अब लेफ्ट वेंट्रिकल से जो है ये बॉडी में दोबारा से फिर से जो है हार्ट पंप करके इसे ब्लड को, ऑक्सीजनेटेड ब्लड को जो है वो बॉडी में पहुंचा देता है। किसके माध्यम से? अरोटा के माध्यम से ऑक्सीजनेटेड ब्लड। तो उम्मीद है कि आपको डायग्राम से काफ़ी सिंपल तरीके से जो है समझ में आ गया होगा। तो अब देखिए, हार्ट इतना सारा काम कर रहा है तो उसकी आवाज़ नहीं आएगी? आवाज़ तो उसकी आएगी। तो कौन सी आवाज़ है? वो है लब डब, लब डब, लब डब। तो ये हार्ट की साउंड है। अब नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं ब्लड की। देखिए, ब्लड जो है वो 2 पार्ट्स में डिवाइड होता है। पहला है ब्लड सेल जो कि 45% है। दूसरा है प्लाज्मा। प्लाज्मा जो है वो 55% है। देखिए, ब्लड सेल जो है उसको भी आगे 3 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। आरबीसी यानी कि रेड ब्लड सेल्स, डब्ल्यूबीसी वाइट ब्लड सेल्स, और थर्ड जो है वो प्लेटलेट्स। उसके बाद डब्ल्यूबीसी को जो है वो 2 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है, ग्रैन्युलोसाइट्स, एक ग्रैन्युलोसाइट्स।
ग्रेन्युलोसाइट्स को भी जो है वो आगे 3 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। न्यूट्रोफिल्स 65 to 70%, बेसोफिल्स 0 से 4%, इयोसिनोफिल्स 2 से 3%। और WBC का जो सेकंड पार्ट है ए ग्रेन्युलोसाइट्स, उसके जो 2 पार्ट्स है लिम्फोसाइट और मोनोसाइट। तो आइए पहले हम आरबीसीज के बारे में पूरा डिटेल से पढ़ लेते हैं। देखिए, जब पशु जो है वो आहार खाता है यानी कि उसे प्राप्त करता है, तो जो उस आहार में जो आयरन है वो ड्यूडिनम जो है वो स्मॉल इंटेस्टाइन का क्या है, एक पार्ट है। ड्यूडिनम में जो वो आयरन है वो एब्जॉर्ब हो जाता है। ठीक है, ये बोन मैरो में जाकर आरबीसीज बनाता है। देखिए, बोन मैरो जो है वो एक लंबी और मोटी बोन्स के अंदर पाई जाती है। कहाँ पे पाई जाती है बोन मैरो? लंबी और मोटी बोन्स के अंदर, जहाँ पर आरबीसीज बनते हैं। देखिए, आरबीसीज में पाया जाने वाला हीमोग्लोबिन जो है ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड को ट्रांसपोर्टेशन में मदद करता है पूरे शरीर में। ठीक है, 3 से 4 महीने बाद जो है वो आरबीसीज नष्ट हो जाते हैं। ठीक, तो जब हीमोग्लोबिन से ग्लोबिन तथा आयरन, ठीक है, हीमोग्लोबिन कौन से 2 अणुओं से बना है? ग्लोबिन और आयरन। तो जब हीमोग्लोबिन से ग्लोबिन और आयरन निकल जाता है तब एक हरा पदार्थ बचता है जिसे कहते हैं बिलीरुबिन। ये बिलीरुबिन जो है वो लीवर में जाकर परिवर्तित होकर गाल ब्लैडर में स्टोर होता है तथा आंत के द्वारा यानी कि इंटेस्टाइन के द्वारा बाहर निकाल दिया जाता है। ठीक है, ये जो पदार्थ है ये मल को ब्राउन कलर देता है। इसी की वजह से जो है गोबर का जो रंग होता है वो ब्राउन होता है। समझ रहे हैं? इसी की वजह से जो है वो गोबर का रंग ब्राउन होता है। देखिए, जब कभी बाइल डक्ट में रुकावट आ जाती है तो ब्लड में बिलीरुबिन की मात्रा जो है वो बढ़ जाती है, जिससे माउथ, आइज़, म्यूकस मेम्ब्रेन जो है वो पीली पड़ जाती हैं। इसे जॉन्डिस कहते हैं। क्या कहते हैं इसे? जॉन्डिस। किसकी वजह से? जब कभी बाइल डक्ट जो है वो ब्लॉक हो जाती है, उसकी वजह से जॉन्डिस हो जाती है। अब जान लेते हैं आरबीसीज का टूटना। देखिए, आरबीसीज जब टूट जाते हैं तो इसको एक ऐसी टर्म से जाना गया है, हेमोलाइसिस। ठीक है, देखिए, आरबीसीज के टूटने के कारण जो है हीमोग्लोबिन ब्लड में आ जाता है। ठीक है, ब्लड में आ गया, इससे हीमोग्लोबिनीमिया, क्या कहते हैं? हीमोग्लोबिनेमिया कहते हैं। यदि हीमोग्लोबिन यूरिन से बाहर आता है तो इसे हेमोग्लोबिनूरिया। ठीक है, अगर हीमोग्लोबिन जो है ब्लड में आ जाता है तो हेमोग्लोबिनेमिया, और अगर हीमोग्लोबिन यूरिन से बाहर आता है तो हेमोग्लोबिन्यूरिया। ठीक है, नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं डब्ल्यूबीसी। देखिए, डब्ल्यूबीसी को ल्यूकोसाइट्स भी कहते हैं। ठीक है, देखिए, डब्ल्यूबीसी को 2 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है, ग्रेन्युलोसाइट्स और ए ग्रेन्युलोसाइट्स। देखिए, ग्रेन्युलोसाइट्स के भी 3 पार्ट्स को डिवाइड किया गया है। पहला आता है न्यूट्रोफिल्स। देखिए, न्यूट्रोफिल्स जो है वो इन्फेक्शन के समय काम करते हैं। इसकी संख्या सबसे अधिक होती है। ठीक है, बाकी जैसा कि आप डायग्राम में इन सभी पार्ट्स को देख पा रहे हैं, इसे ध्यान से देख लीजिए। नेक्स्ट आता हमारा बेसोफिल्स। इसके कण स्टेन करने पर नीला रंग लेते हैं। ठीक है, इसकी मात्रा जो है वो 0 से 4% तक होती है। आपने देखा होगा जब कभी शरीर पर जोर से डंडा मारते हैं, ठीक है, जब कभी शरीर पर जोर से डंडा मारते हैं तो उस जगह पर जहाँ पे डंडा बजा होता है वहाँ पर एक नीला निशान पड़ जाता है। तो वो किसकी वजह से पड़ता है? बेसोफिल्स की वजह से पड़ता है। नेक्स्ट आता है हमारा इयोसिनोफिल्स। ये शरीर पर एलर्जी के समय कार्य करते हैं, इसीलिए इस दौरान इनकी संख्या में वृद्धि हो जाती है। यानी कि जब कभी शरीर में एलर्जी होती है तो ये जो इयोसिनोफिल्स हैं इनकी मात्रा जो है, संख्या जो है वो बढ़ जाती है। इनकी मात्रा जो है वो 3 से 4% तक होती है। अब डब्ल्यूबीसी के पार्ट दूसरे की आती है, ए ग्रेन्युलोसाइट्स। देखिए, ए ग्रेन्युलोसाइट्स को 2 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। पहला आ जाता है मोनोसाइट। देखिए, साइज में ये बड़े होते हैं और फॉरेन बॉडी को जो है नष्ट करने का काम करते हैं। ये ब्लड में जो है 4 से 8% तक होते हैं। दूसरा आता है लिम्फोसाइट। देखिए, लिम्फोसाइट एंटीबॉडीज़ का निर्माण करते हैं। ये ब्लड में 20 से 30% तक होते हैं। नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं प्लेटलेट्स की। देखिए, प्लेटलेट्स ब्लड सेल की 3rd पार्ट होते हैं।
क्या है, प्लेटलेट्स जो है वो ब्लड सेल के थर्ड पार्ट होते हैं। पहला पार्ट कौन सा था, आरबीसी, दूसरा पार्ट डब्ल्यूबीसी और थर्ड पार्ट कौन सा है, प्लेटलेट्स। तो अब हम प्लेटलेट्स के बारे में पढ़ेंगे। देखिए प्लेटलेट्स का जो दूसरा नाम है वो आता है थ्रोम्बोसाइट्स। इसका निर्माण बोन मैरो में होता है। इसकी प्रॉपर शेप नहीं होती है, इसकी कोई भी प्रॉपर शेप नहीं होती है। ये ब्लड क्लॉट जमाने में सहायता करता है, ठीक है, खून का थक्का जमाने में जो है ये सहायता करता है। इसका लाइफ साइकिल की बात करें तो ये 2 से 3 दिन तक ही इसका लाइफ साइकिल होता है। नेक्स्ट आता है हमारा प्लाज्मा। देखिए प्लाज्मा जो है वो ब्लड का सेकंड पार्ट है। मतलब फर्स्ट पार्ट क्या है ब्लड सेल का, ब्लड का जो फर्स्ट पार्ट था वो था ब्लड सेल और जो दूसरा पार्ट है वो प्लाज्मा है। इसमें जल के अलावा प्रोटीन, ग्लूकोज, एमिनो एसिड्स और मिनरल प्रोडक्ट्स मिले होते हैं। इसमें 92% तक जो है वो जल यानी कि पानी मिला हुआ होता है। इसमें क्लोटिंग फैक्टर जो है वो प्रेजेंट होते हैं। मतलब ये ब्लड को जमाने में जो है वो मदद करता है। तभी आप लोगों ने कभी लैब में प्रैक्टिकल किया है। अगर आप लोगों ने लैब में प्रैक्टिकल किया होगा तो आपने ज़रूर देखा होगा जब ब्लड को कलेक्ट करके लैब में लाया जाता है उसके बाद जो है उसमें एंटीकोगुलेंट मिलाया जाता है। वो एंटीकोगुलेंट क्यों मिलाया जाता है, जिससे कि जो है वो ब्लड जम ना सके, ताकि जो भी एक्सपेरिमेंट करना है हमने वो आराम से हो सके। अगर एंटीकोगुलेंट को हम ब्लड में नहीं मिलाते हैं तो वो जम जाता है, जिससे जो है एक्सपेरिमेंट अच्छे तरीके से नहीं हो पाएगा। इसीलिए एंटीकोगुलेंट डालना जो है वो ज़रूरी है। नेक्स्ट आता है हमारा सीरम। देखिए जब ब्लड को बिना एंटीकोगुलेंट के टेस्ट ट्यूब में डालकर रख दिया जाता है तो ब्लड जम जाता है, पर सारा ब्लड नहीं जमता। बहुत कम क्वांटिटी में जमे हुए ब्लड के ऊपर क्या है, सीरम रह जाता है जो जमता नहीं है, क्योंकि इसमें क्लोटिंग फैक्टर जो है वो एब्सेंट होता है। सीरम जो है वो सीरम में जो है वो एंटीबॉडीज़ होते हैं जो डिसीज़ के समय काम करते हैं, ठीक है। तो दोस्तों आज की वीडियो में हमने ब्लड वैस्कुलर सिस्टम के बारे में पूरा डिटेल से पढ़ा है। तो अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो यार एक लाइक ज़रूर कर दो, हैं, एक लाइक करने में आपका क्या जाता है, और चैनल को सब्सक्राइब कर दो। आपके एक लाइक से तो मुझे मोटिवेशन मिलता है। अगर आपको इसमें किसी भी तरह का कोई डाउट हो तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक्स एंड